Hello, and welcome to my chemistry YouTube channel, The Chem Savvy. Do not forget to like and subscribe my channel for more exciting chemistry videos. हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट द स्ट्रेटजीज टू सॉल्व एसिड रेन। अब एसिड रेन के बारे में हमें मालूम है कि जब हमारा रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम हो जाती है, लेस देन 5.6 हो जाती है, तो फिर जो रेन वाटर होता है हम उसको एसिड रेन कहते हैं इफ़ द पीएच इज़ लेस देन 5.6। अब उसके रीजंस और कॉजेज हम देख चुके हैं कि जो हमारा फॉसल फ्यूल बर्निंग है वो मेन कॉज है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को एनवायरनमेंट में रिलीज करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ग्राउंड लेवल ओजोन एटसेट्रा। So there are certain effects of that acid rain on our environment. जैसे ये आपके सामने जो पहली फिगर है, that is about the forests, कि जब एसिड रेन फॉरेस्ट के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर पड़ती है तो वो प्लांट्स को ख़त्म कर देती है, क्योंकि प्लांट्स की फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी है कि उसको न्यूट्रल लेवल के ऊपर पानी मिले जिस पे उसके सेल्स की ग्रोथ हो सके। तो जितना पीएच कम होगा, एसिडिक रेंज में आ जाएगा पानी, तो उतना ही ज़्यादा प्लांट्स के लिए सर्वाइवल पॉसिबल नहीं रहेगा। उसके सेल्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकेंगे, वो उस पानी को यूटिलाइज नहीं कर सकते, बल्कि उसमें वो डेड हो जाएंगे, उनके एंजाइम्स ही काम नहीं करेंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द इफेक्ट। फिर आप ये देखें एसिड रेन के ये इफ़ेक्ट्स, अगेन इस फिगर में आपको ये एक तो वही प्लांट्स का दिखाया हुआ है कि किस तरह से प्लांट्स के ऊपर जब एसिड रेन पड़ती है तो वो उसको डिस्ट्रॉय करती है। फिर ये जो आपके सामने फिगर है, ये ताजमहल की फिगर। आप देख लो कि अब उसका पहले वो किस तरह की बिल्डिंग थी और अब उस बिल्डिंग का क्या हाल है। और ये सिर्फ ताजमहल की बात नहीं है, जितने भी हमारे एशियंट जो जगह हैं वहाँ पर यही सिचुएशन है कि वो आहिस्ता आहिस्ता वेयर एंड टियर का शिकार हो रही हैं। अब ये एक नेचुरल प्रोसेस भी है, हर चीज़ ने जो पुरानी है उसने वेयर एंड टियर का शिकार तो होना है, लेकिन एसिड रेन उसको 100 टाइम्स इंक्रीज कर देता उस प्रोसेस को, और उन जगहों की जो ब्यूटी है वो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिड रेन इन बिल्डिंग्स के साथ क्या कर रहा है, इन बिल्डिंग्स में बेसिकली लगा हुआ है मार्बल, संगमरमर, यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और जब एसिड रेन पड़ती है, जैसे सपोज एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड अगर आएगा तो वो कैल्शियम कार्बोनेट को कन्वर्ट कर देगा कैल्शियम सल्फेट में। सो आपकी जो बिल्डिंग है दैट विल डिस्ट्रॉय। इसी तरह से अगर HCl है, सॉरी HNO3 है, तो वो कैल्शियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल है वो अपनी जो उसकी कॉम्पोजिशन है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर इसी तरह से ये आप देख लो स्टैचूज़ हैं, इनका हाल देख लो, ये जो वेयर एंड टेयर है दैट इज़ ड्यू टू द एसिड रेन। फिर ये देखें स्टैचू है और एसिड रेन की वजह से उसके क्या सिचुएशन हो चुकी है। सो अब एसिड रेन को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करनी होंगी, पहला बेसिकली हमारा टॉपिक भी यही है। तो सबसे पहले तो आपको एसिड रेन मिटिगेशन के लिए जो एसिड रेन कॉज करने वाली गैसेस हैं, यानी उसमें सल्फर के ऑक्साइड, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड भी है उसमें, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब के इमिशन को कम से कम करने की ज़रूरत है। अब इसके लिए जो हमने पिछले लेक्चर में कार्बन फुटप्रिंट पढ़ा था उसकी ज़रूरत है। फिर यानी कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने की ज़रूरत है इंडिविजुअल लेवल पर, और उसके अलावा एज अ कम्युनिटी भी हमें अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कम करना पड़ेगा, हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ में इनोवेशन लानी पड़ेंगी, और हमें एफिशिएंट एनर्जी सोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ेंगे ताकि इन गैसेस का एमिशन ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, ख़त्म नहीं हो सकता, अब कम से कम हो जाए,
ताकि एसिड रेन का फिनोमिना जो है वो ख़त्म हो सके या बिल्कुल मिनिमाइज कर सके। फिर इसमें एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन में हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर ख़ास तौर पे जैसे पावर स्टेशंस वगैरह होते हैं, तो उसमें कोल बर्न किया जाता है और कोल बर्निंग से लाजमी सल्फ़र के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो आपका मेन फंक्शन, मेन आपकी फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि जो सल्फ़र के ऑक्साइड है ये आपकी इंडस्ट्री से डायरेक्ट एनवायरनमेंट में ना जाए। तो इसके लिए जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको डीसल्फराइजेशन कहते हैं। और फ्लू गैसेस जो हैं वो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं जो कि फ्यूल बर्निंग के दौरान प्रोड्यूस होती है। उसमें मेन हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें और भी गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसमें प्रोड्यूस होगी कंसिडरेबल अमाउंट में, मोस्ट प्रोबेबली डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑफ कोर्स। लेकिन बहुत जगहों पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये बहरहाल जो प्रोसेस यहाँ पे बना हुआ है दैट इज़ फॉर डीसल्फराइजेशन ऑफ द फ्लू गैसेस। इसमें आप मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ करते हैं, स्क्रबर्स यूज़ करते हैं, बाज़ केसेस में वेट स्क्रबर्स यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे स्प्रे पाइप के ज़रिए स्प्रे किया जा रहा है, HSO3 आयन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये आपके पास वेट स्क्रबिंग हो रही है, आपके पास ड्राई स्क्रबिंग भी होती है। मेन कॉन्सेप्ट इसमें ये होता है कि आपके पास जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं उसको आप कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा के कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिप्सम में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैल्शियम सल्फेट इज जिप्सम, एक्सक्यूज मी। फिर इसी तरह से एक और स्टेप, एक और मेजर जो ले सकते हैं दैट इज़ द यूज़ ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन आवर व्हीकल्स। अच्छा, अब ये मोस्ट ऑफ व्हीकल्स इसको इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पर जो किसी मतलब जो हम लोगों की इंडिविजुअल कार्स होती हैं उसमें तो अब ये सिस्टम्स आ रहे हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इसको गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। अब ये जो आपके पास कैटालिटिक कन्वर्टर है व्हीकल में, इसमें आप देख रहे हैं कि एक साइड से ये गैसेस, जो एग्जॉस्ट गैसेस जिनको हम कहते हैं, जो कि फ्यूल बर्निंग से प्रोड्यूस होती हैं, वो यहाँ से गुजरती हैं। ये जो दरमियान में हनी कॉम्ब टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट कंटेन्स द कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट आपके पास मोस्टली प्लेटिनम के कैटलिस्ट हो सकते हैं, प्लेडियम के हो सकते हैं, तो काफ़ी एक्सपेंसिव कैटलिस्ट होते हैं। इन पर से इन गैसेस को पास किया जाता है। तो ये आप देखिए इस फिगर में क्या दिखा हुआ है कि ब्लैक कलर की गैसेस हैं जो कि यहाँ से जब निकल रही हैं तो ब्लू कलर की हो रही हैं, यानी क्लीन एयर हो गई। और फिर ये जो है एग्जॉस्ट पाइप्स जो हैं उनके ज़रिए एयर में इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब इसमें आपके पास मेनली जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो इस प्रोसेस के दौरान उसे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्यूल बर्निंग में तो उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्जन है और उससे एनवायरनमेंट को क्लीन किया जाता है और एसिड रेन को कम कर दिया जाता है। मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से एसिड रेन होनी है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर आपके पास एक और स्टेप जिससे आप एसिड रेन को भी कंट्रोल करते हैं और ओवरऑल भी एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करते हैं, वो तो अगेन प्लांट्स का नेचुरल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जिससे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और आप लोगों को मालूम है कि इस फूड प्रिपरेशन के दौरान प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन होता है और it produces glucose and oxygen। तो बेसिकली आप देख लें कि कार्बन डाइऑक्साइड ये नेचुरल फिनोमेना के ज़रिए यूटिलाइज हो जाता है, इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाएं, एफॉरेस्टेशन करें, रिफॉरेस्टेशन करें, क्योंकि प्लांट्स आर द बेसिक
सोर्सेस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से क्लीन करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये आपके पास एसिड रेन को रिड्यूस करने का एक मेथड है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स अगेंस्ट पोल्यूशन। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो कि हम कर सकते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स में, वो तो ये है कि जब भी आप ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो, तो आप वहाँ पर ये प्रोटेक्टिव मास्क इस्तेमाल करें, ग्लव्स यूज़ करें, हेलमेट यूज़ करें। इफ़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोल्यूशन तो आपको ये सब चीज़ें इस्तेमाल करनी होंगी। और जैसे इन दिनों में पिछले कुछ अरसे में स्मोक का बहुत ज़्यादा फिनोमेना था, ख़ास तौर पे लाहौर में, लेकिन बाकी जगहों पे भी था। तो ये कहा जाता था गवर्नमेंट की तरफ से कि आप लाज़मी मास्क इस्तेमाल करें। अब इसके लिए मोस्टली एक मास्क यूज़ होता है N95 मास्क। आप में से बहुत से बच्चों के लिए ये नाम नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोविड के दिनों में भी N95 मास्क यूज़ करने के लिए ख़ास तौर पे इंस्ट्रक्शन दी जाती थी, क्योंकि इस मास्क में ऐसे फ़िल्टर्स लगे हुए हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को, पॉइज़नस गैसेस को फ़िल्टर आउट कर देते हैं और एक इंसान को इन तमाम पॉइज़नस गैसेस से और पॉइज़नस पार्टिकल से, डस्ट से इन और स्मोक से बचा लेते हैं। सो एक तो मास्क है, और ज़्यादा अगर प्रॉब्लमैटिक जगह हो, मतलब किसी ऐसी जगह पे जा रहे हों कि ये जो यहाँ पे आपके सामने प्रोटेक्टिव मेजर्स दिखाए गए हैं रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के लिए या अदरवाइज़ भी, तो ये उस सूरत में ख़ास तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं जब किसी इंसान ने किसी ऐसी जगह पर एक्सपोज़र करना हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो। तो उसमें फिर सेफ्टी गॉगल्स भी हैं, हेलमेट भी है, ये हेडफ़ोन टाइप स्ट्रक्चर जो कि कानों को बचाता है, ये वेस्ट और ग्लव्स, ये सब यूज़ किए जाते हैं टू प्रोटेक्ट वनसेल्फ फ्रॉम एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और इसके अलावा शूज़ भी, इस तरह के शूज़ जो कि पोल्यूशन से बचाएं। फिर इसके बाद आपके पास आ जाते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्सेस। अब आजकल तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स असल में स्केल हैं जो कि ये बताते हैं कि आपके एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कितनी है या आपकी एयर क्वालिटी कितनी है। अब जो बेसिक मेजरमेंट होती है वो पार्ट्स पर मिलियन में मुख्तलिफ जो पॉइजनस गैसेस होती हैं उनकी की जाती है कि कितना पॉइजनस गैसेस, जैसे ग्राउंड लेवल पे ओजोन या कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो अब वो कलर्स के ज़रिए भी उसको शो किया जाता है और नंबर्स के ज़रिए भी। नंबर्स में 0 to 500 तक का यह स्केल है, और हर डिफरेंट इंटरवल्स के बाद आपके पास जो नंबर्स आते हैं वो आपकी एयर क्वालिटी को शो करते हैं। जैसे अगर 0 से 50 तक का आपके पास स्केल पे आया नंबर एयर में मौजूद पार्टिकल्स का, तो इसका मतलब है कि दैट इज़ अ गुड एयर क्वालिटी एट दैट टाइम। फिर 51 to 100 पे जाता है तो मॉडरेट है, 101 to 150 अनहेल्दी है, ख़ासतौर पर सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए। सेंसिटिव ग्रुप्स वो हैं जो ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस का शिकार हैं, या जो बच्चे हैं, या जो एल्डरली लोग हैं उनके लिए। फिर 151 to 200 तक अनहेल्दी है, फिर वेरी अनहेल्दी है, और 300 से ऑनवर्ड 500 तक हैज़ार्डस है। इट मीन्स कि इट इज़ हाईली डेंजरस फॉर लाइफ। तो आपके पास एयर क्वालिटी इंडेक्सेस हैं। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स से फ़ायदा क्या होता है? जब आप एयर क्वालिटी इंडेक्स के ज़रिए मेजर कर लेते हैं, और आजकल तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, यानी इवन हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसमें ऐसी ऐप्स हैं जो कि आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स पर अपडेट करती रहती हैं। तो जब आप वो चेक करें एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर वो अनहेल्दी में आ रहा है तो आप प्रोटेक्टिव मेजर्स इस्तेमाल करें, आप मास्क इस्तेमाल करें ताकि आप अनहेल्दी एनवायरनमेंट से बच सकें। और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर है। कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर इस तरह के हैं, आपके सामने जो यहाँ शो किया हुआ है इस पे तो नंबर्स के ज़रिए भी पता चलता है। और बाज़ आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें लाइट्स आ जाते हैं और अलार्म्स बजना शुरू हो जाते हैं जब एक ख़ास हद से ज़्यादा
कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी हो जाए, और ऑब्वियसली ये पार्ट्स पर मिलियन में इसकी डिटेक्शन होती है, मेजरमेंट होती है, और अगर हेज़ार्डस लेवल पर ये क्वांटिटी चली जाती है तो वहाँ पर फिर आपको प्रोटेक्टिव मेजर्स करने होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से अपने आप को बचाने के लिए, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इज लीथल इन लार्जर क्वांटिटीज, इट कैन इवन कॉज डेथ। फिर आपके पास रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स ये हैं कि आपके एनवायरमेंटल पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो जाए, एयर क्वालिटी इतनी बुरी हो जाए कि वो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाए, या लाइफ थ्रेटनिंग नहीं भी बने तो प्रॉब्लमेटिक बन जाए। ये बात आप याद रखें कि जब आप कॉन्स्टेंटली एयर पोल्यूशन के बीच में ज़िंदा रहते हैं, आप कॉन्स्टेंटली पॉइजनस गैसेस को इनहेल कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि उस टाइम पे तो ये पॉसिबल है कि कुछ ना कुछ उसके आपको सिम्टम्स नज़र आए, आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो जाए या कुछ और रेस्पिरेटरी इलनेसेस हो जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कुछ फील ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मुसलसल एक्सपोजर रहता है इन पॉइजनस गैसेस में किसी भी इंसान का, तो वो लॉन्ग टर्म में रिस्क फैक्टर बन जाता है। So one has to take the proper measures to protect himself or herself from the poisonous environment, poisonous atmosphere, ठीक है। अब इसमें अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होगा पोल्यूटेंट से तो एस्मा का प्रॉब्लम हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो सकती है, और ये जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, और ये बात आपने याद रखनी है, मैं कुछ पोल्यूटेंट्स के नाम तो बार बार आपके सामने शो कर रही हूँ, जैसे मैं हर दफ़ा शो करती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। उसके अलावा ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन होती है दैट इज ऑल्सो अ पोल्यूटेंट, और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि स्मोक का कॉज करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैज़ार्डस मटेरियल्स होते हैं, स्मोक जो जिसमें कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, और इसके अलावा लेड के पार्टिकल्स, ऑल ऑफ देम आर सच पोल्यूटेंट्स जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत बुरे साबित होते हैं हेल्थ के लिए। फिर स्मोकिंग है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। आप सबको स्मोकिंग के बारे में आइडिया है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस दी जाती है, एड्स में भी, प्रोग्राम्स में भी, वर्कशॉप और सेमिनार्स में भी, कि स्मोकिंग इज वन ऑफ द वर्स्ट हैबिट अ पर्सन कैन हैव, बिकॉज स्मोकिंग एक तो डायरेक्टली उस आदमी को जो कि स्मोकिंग कर रहा है उसको इम्पैक्ट करती है, बल्कि उसके साथ वाले लोग जो हैं वो भी पैसिव स्मोकर्स ही बन जाते हैं, क्योंकि वो उस स्मोक को इनहेल करते हैं जो टोबैको का होता है, और वो प्रॉब्लम कॉज कर रहा होता है लंग्स में जाकर। फिर इसी तरह से इनडोर पोल्यूशन भी रिस्क फैक्टर में उस वक्त आती है जब आपके इनडोर्स में प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम ना हो, आपने सब खिड़कियां, दरवाजे, सब कुछ बंद किया हुआ है, एग्जॉस्ट बंद किए हुए हैं, और उस वक्त अगर आपके घर में कुछ पोल्यूशन मौजूद है किसी भी वजह से, जैसे अब ओपन किचन्स का कॉन्सेप्ट आ गया बहुत ज़्यादा, तो आप अपने घर में ओपन किचन में कुकिंग करते हैं, और बाज़ औक़ात आप ऐसी चीज़ें बना रहे होते हैं जो कि स्मोक प्रोड्यूस कर रही होती हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो पोल्यूटेंट्स हैं। इसके अलावा बहुत से लोग स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स के स्प्रेज, या मॉस्कीटो रेपेलेंट्स, या मॉस्कीटो से बचने के लिए वो कॉइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये सब चीज़ें केमिकल्स हैं, और ये सब एनवायरमेंटल पोल्यूशन ही कॉज कर रही होती हैं, और दीज आर हाईली हैज़ार्डस सब्सटेंसेस। फिर एलर्जेंस हैं कि आप मुसलसल जब एक्सपोजर में रहते हैं पोल्यूटेंट्स के साथ तो एलर्जी कॉज करते हैं ये, और ये भी आप देखते हैं कि ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के रहने वालों के लिए तो एलर्जी का फिनोमेना बहुत ही कॉमन है, क्योंकि एक ख़ास टाइम पे एयर में बहुत ज़्यादा पोलन्स आ जाते हैं, फरवरी मार्च के टाइम की बात कर रही हूँ। लेकिन उसके अलावा भी डिफरेंट तरह की एलर्जीज लोगों को हो जाती हैं, डस्ट एलर्जी होती है, किसी मुख्तलिफ केमिकल से एलर्जी हो जाती है। जब आप लॉन्ग टर्म एक्सपोजर करते हैं इन चीज़ों का तो इस प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लाइमेट चेंज। जितने फिनोमेना हमने पढ़े हैं, ग्लोबल वार्मिंग,
ओजोन लेयर डिप्लीशन और इस तरह के जितने भी फिनोमिनाज हैं जो एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट कर रहे हैं, तो वही असल में आगे जाके इंसानों को यानी उनकी बड़ी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर वो इफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। सो ख़ास तौर पे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, सो दीज आर ऑल द रिस्क फैक्टर्स, और इन सब से बचने की ज़रूरत है, इन सब को कम से कम करने की ज़रूरत है। और एज अ सिटीज़न एंड एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबको इसके हवाले से मेजर्स लेने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जो मैंने आपके साथ आज एक फिनोमिना डिस्कस किया था कार्बन फुटप्रिंटिंग का, तो ये हर एक इंसान का इंडिविजुअल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये देखे कि वो कितने कार्बन एनवायरनमेंट में भेज रहा है। और ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी ख़ास टाइम पर ये कर रहे हैं, बल्कि आप थ्रू आउट अपनी लाइफ में जो खा पी रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपकी कार्बन फुटप्रिंटिंग को बढ़ाती हैं। तो आप ऐसी स्ट्रेटजीज़ और ऐसे मेथड्स यूज़ करें जिससे आपकी कार्बन फुटप्रिंटिंग कम से कम हो और आप एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचाएँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।